जय हिंद। चलो देखते हैं हम पिछले क्लास में, है ना, पिछले क्लास में हम क्या क्या देखे थे। इसे वास्तविक संख्या के बारे में देख लिए थे। वास्तविक संख्या क्या होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटते, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, है ना। इसके बारे में भी देख लिए थे। भिन्न, अब परिमेय संख्या को फिर दो भाग में बांटते हैं, एक भिन्न और एक पूर्णांक, ठीक है। इसमें भी भिन्न देख लिए थे, पूर्णांक देख लिए थे। पूर्णांक को हम तीन भागों में बांटते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, या इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं, ये भी देख लिए थे। अब ये धनात्मक पूर्णांक को हम दो भाग में बांटते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि देखो, जो पीछे पढ़ा मतलब ज़्यादा दिन हो गया, तो अगर याद नहीं किया है, याद किया कि नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, उसको एक थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करके आगे चलते हैं, क्योंकि समझाना भी हमको आसान हो जाएगा। क्योंकि पीछे जो हुआ, समझो भूल गए, मान लो भूल गए तो उसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। नहीं भूला तब तो बढ़िया है, अब भूल गया तो फिर से देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम देख लेंगे कि वास्तविक संख्या का ऑल जितना है ना, तो यहाँ हम देखेंगे, थ्योरी सारा देख लेंगे, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम क्या बताएं कि वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। यानी वैसी संख्या जो वास्तविक हो, यानी वास्तविक हो, काल्पनिक नहीं, वास्तविक हो, रियल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे। और जिसको हम संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या एक तो हो गया ये, या तो हम क्या बताए थे, दूसरा भी बताए थे, क्या बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या किससे मिलके बनता है, परिमेय संख्या, और किससे मिलके बनता है, अपरिमेय संख्या। यानी ये दोनों से मिलके अगर बनता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें √2, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2/√3 क्या है, परिमेय संख्या। -7 क्या है, परिमेय संख्या। -3/7 क्या है, परिमेय संख्या। 0 क्या है, तो परिमेय संख्या। 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्रेश थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ तक समझ में, वास्तविक संख्या समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो बताना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब चुपचाप रह जाना। देखो, पहली बात ध्यान में रखना है क्या, कि अगर सीखना है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर सीखना है तो उसमें लज्जा क्या है, ठीक है। या तो फिर बोलने में मतलब क्या बोलता है, बोलने में खराब लगता है, नहीं, कर सकता है कमेंट बॉक्स में, जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है। देखो, अगर देखा जाए तो अगर डर गया तो समझो वो मर गया, नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए हम अगर सीख रहे हैं, ठीक है, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक मान क्या है, संख्या रेखा पर क्या है, तो अगर नहीं पता है तो पूछेगा तब न पता चलेगा, नहीं पूछेगा तो कैसे पता चलेगा। अगर मान लिया जाए सिंपल सा, अगर किसी को पता है किसी को नहीं पता, जिसको पता है वो तो जानता है, जिसको नहीं पता अगर नहीं पूछेगा तो उसको कैसे पता चलेगा, तो फिर समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। अगर ये नहीं समझ पाएगा, ये टॉपिक अगर जो हम पढ़ा रहे हैं अगर ये नहीं समझ पाएगा तो चैप्टर समझ में आएगा, उसको नहीं आएगा, ठीक है। फिर इस पर हम मेहनत बेकार न कर रहे हैं, डायरेक्ट हम चैप्टर वाइज पढ़ा देते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है कि अगर ये समझ में आ रहा है तो बाकी चैप्टर अपने, अगर ये समझ में आ जाएगा चैप्टर अपने से बना लेगा, ठीक है, अपने से बना लेगा। उसमें एक एक हम बता देंगे, बाकी सब अपने से बना लेगा। लेकिन फिर भी हम जो है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो ये समझो पहले, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जिसको हम नेचुरल बोलते हैं,
नेचुरल नंबर, ठीक है। जो संख्या 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है, या तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से करते हैं, नहीं ना करते हैं, 0 से नहीं करते हैं। जब भी गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नन ऑफ दिस, यानी इन्फिनेटिव तक, है ना। अब एक चीज़ बताओ, यानी जो संख्या 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं, बड़ी एन से सूचित करते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या समझ में आ गया। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो गिनती की टर्म में जाता है, यानी 1 से शुरू होके गिनती के टर्म में आगे बढ़ता चला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इन्फिनेटिव यानी अनंत तक, ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे क्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो देखो अभी हम जस्ट देखे थे प्राकृत संख्या क्या है, गिनती की संख्या, यानी 1 से शुरुआत हो रहा है तो उसको हम प्राकृत संख्या। अगर वही एक यानी प्राकृत संख्या में अगर 0 को ऐड कर दे तो देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसमें हम 0 सिर्फ ऐड कर दिए तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। तो यानी 0 तथा प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या के संग्रह को W से सूचित करते हैं, यानी किससे सूचित करते हैं, बड़ी W से सूचित करते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या समझ में आ गया। पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी 0 से जो अगर प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पूरा डिटेल से समझाए थे, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पिछले वीडियो में हम समझा दिए थे, उसको खाली रिफ्रेश करने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है सम संख्या। तो अब देखो सम संख्या को समझते हैं, क्योंकि सम संख्या हम पीछे नहीं समझा है। तो सम संख्या अगर हम मान लिया जाए, देखो यहाँ सम संख्या और विषम संख्या को एक ही बार समझते हैं। अगर हम लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि प्राकृत संख्या, हम क्या बोले, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 नहीं लिखे, 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। तो इसमें से देखो अगर हम मान लिया जाए, हम 1 3 एक एक छोड़ के हम उठाते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 डॉट 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 डॉट, है ना। और दूसरा उठाते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो कहने का सिंपल सा है कि देखो इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए प्राकृत संख्या को। अब प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में बांटे, एक तो निकाल दिए 1 3 5 7, है ना, एक निकाल दिए 2 4 6 8। अब देखो सम संख्या क्या है, तो अगर हम इसी में लिखना चाहें कि सम संख्या क्या है, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा, है ना। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, विषम संख्या, विषम संख्या। अब कहेगा सर विषम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, अब एग्जाम्पल बता दिए, परिभाषा तो बताया ही नहीं। तो देखो वैसी संख्या, सम संख्या उसे कहते हैं, वैसी संख्या, सम संख्या किसको कहते हैं, पहले सम संख्या समझते हैं। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएगा ना, वो अगर 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी 2 से पूरी तरह का अगर जो भी संख्या विभाजित हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। और जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। देखो अब यहाँ समझते हैं, 2 से विभक्त प्राकृत संख्या को सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाले प्राकृत संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। असम संख्या को बड़ी ई से सूचित करते हैं। असम संख्या में क्या आता है, 2 4 6 8 10, अभी जस्ट बताए थे ना, क्या बताए थे, देखो सम संख्या क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 100
S1। तो कहने का अर्थ ये हो गया सम संख्या। अगर हम बात करें विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या है, तो 2 से विभाज्य नहीं होने वाली प्राकृत संख्या, यानी 2 से जो पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है, 2 से पूरी तरह जो कट रहा है, तब बताओ 2 से 2 भी कट रहा है, 2 से 4 2 का 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 5 10, ये कट ही रहा, तो ये सम संख्या हो गया। क्या 2 से 1 कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। 5 कटेगा? नहीं। 7 9 11 13 15 17 101 कोई भी कटेगा? कोई नहीं कटेगा। तो जो पूरी तरह से 2 से विभाजित नहीं होगा, ऐसे देखो दशमलव में तो कट जाएगा, दशमलव में नहीं, पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। पूरी तरह से विभाजित मतलब क्या हो गया? पूरी तरह से कटना चाहिए, पॉइंट में नहीं। ऐसे तो पॉइंट में ही कटेगा। 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, 2 पचे 10, ये भी पूरी तरह से कट रहा है। तो अब कहेगा सर ये भी तो पूरी तरह से कट रहा है, लेकिन यह क्या पॉइंट में आ रहा है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जो पॉइंट में आएगा वो नहीं होगा, वो क्या होगा? शांत नहीं, यानी कहने का अर्थ है वो सम संख्या नहीं होगा। पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए 2 से, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सम संख्या। और 2 से विभाजित नहीं हो वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या। ठीक है, ये वाला भाग समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, और रूढ़ अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखो अभाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं तो समझो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो एक से बड़ी प्राकृत संख्या या अपने आप को छोड़कर किसी से विभाज्य ना हो अभाज्य संख्या कहलाता है। एक से बड़ी, अब देखो कहने का अर्थ, एक से बड़ी कहने का मतलब क्या है कि अभाज्य संख्या क्या है, तो वैसी प्राकृत संख्या, वैसी संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं, बाद में बताएंगे। ठीक है, तो वैसी संख्या हम पहले समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं यानी अपने आप से कटे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लिखते हैं 1, तो 1 को छोड़ दो, 1 को छोड़ के, 1 को छोड़कर रखना है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है, एक अभाज्य संख्या नहीं है ना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 1 को छोड़कर ही रखना है, ठीक है। 1 को छोड़कर वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, यानी अभाज्य संख्या क्या, तो 1 से कटे, 1 से कटे यानी 1 से कटे या विभाजित हो, 1 से विभाजित हो, विभाजित हो, है ना, और स्वयं से, स्वयं बोले तो अपने आप से, है ना। यानी कहने का सिंपल सा है कि वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो या अपने आप, स्वयं बोलो, देखो स्वयं बोलो या तो अपने आप से बोलो, यानी अपने आप से कटे। अब जैसे एग्जाम्पल में लिखा है 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। अब यहाँ पर बात ध्यान देना है, यहाँ पर बात क्या ध्यान देना है कि जैसे 2 3 5, 2 को अगर हम विभाजित करते हैं तो 2 देखो 1 से तो कट जाएगा, 2 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। 3 1 से कटेगा और सिर्फ 3 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। 5 अगर लेते हैं, 5 1 से कटेगा और 5 5 से कटेगा। क्या 5 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या है। अगर यही हम बात करें 4, तो 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो बताओ 1 और 4 को छोड़ के 2 से भी कट रहा है ना, तो क्या अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक अभाज्य संख्या समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अब अभाज्य संख्या जब समझ में आ गया तो अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को ही हम क्या कहते हैं, तो रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या कहते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। तो कभी अभाज्य संख्या ना पूछ के रूढ़ संख्या पूछे तो ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या, एक पॉइंट नहीं 2 पॉइंट ध्यान में रखना। पहला पॉइंट क्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2, है ना। एकमात्र
कलर चेंज कर लेते हैं। एकमात्र समअभाज्य संख्या संख्या 2। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, और एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो अगला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो अगला पॉइंट क्या है, तो यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर, वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाजित हो। अब देखो यहाँ पर अब यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो देखो यानी वैसी संख्या, अभी हम क्या देख रहे थे, वैसी संख्या जो एक से कटे है ना और स्वयं से कटे, यही देख रहे थे। लेकिन कंपोजिट यानी यौगिक संख्या में जस्ट अपोजिट हो जाता है, एक से नहीं और स्वयं से भी नहीं, स्वयं से भी नहीं, ये दोनों को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से, बाकी किसी भी संख्या से अगर कट रहा है ना, बाकी किसी भी संख्या से, बाकी किसी भी संख्या से विभाजित हो रहा है ना, किसी भी संख्या से विभाजित हो तो वो क्या कहलाएगा, यौगिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल, ये समझ में आ गया, यानी कि वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर यानी एक या स्वयं को छोड़कर, यानी एक से नहीं कटना चाहिए, एक से कटे या ना कटे फर्क नहीं, स्वयं से कटे या नहीं कटे फर्क नहीं। ठीक है, यानी ये दोनों को छोड़कर, कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक से तो सभी संख्या कटता है, अपने आप से जो है सभी संख्या कटता है। जैसे अगर 3 भी लेते हैं तो 3 अपने आप से कटता है, 4 भी लेते हैं 4 अपने आप से कटता है, 1 से भी कटता है। तो कहने का अर्थ ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, एक से भी होगा और स्वयं से भी होगा, और बाकी किसी भी संख्या से विभाजित हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यौगिक संख्या कहते हैं या तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब दिक्कत नहीं है तो देखो यौगिक संख्या है ना, यौगिक संख्या का एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13। अब कहेगा सर 1 नहीं दिए, 2 नहीं दिए, 3 नहीं दिए, ये नहीं है कंपोजिट नंबर। तो नहीं है, क्योंकि एक जो है एक से ही कटता है और स्वयं से ही कटता है, ये ना तो अभाज्य संख्या है ना कंपोजिट नंबर है। 2 जो है एक से कटता है और 2 से कटता है, यानी एक से कटता है और अपने आप से कटता है, तो कंपोजिट नंबर होगा, नहीं होगा। अब बताओ 3 1 से कटता है और 3 से कटता है, क्या 2 से कटता है, नहीं कटता। अगर 2 से कटता तो ये भी हो जाता। ठीक है, तो क्या, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है, नहीं है, यानी यौगिक संख्या नहीं है। जब ये नहीं है तो हम आगे चलते हैं इसके। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं 4। तो 4 देखो, 4 किससे किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, यानी 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से, यानी अन्य संख्या से भी कट रहा है। अगर 6 की बात करते हैं तो 6 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। अब देखो यानी 1 से तो कट ही रहा, स्वयं से कट ही रहा, बाकी अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, यौगिक संख्या कहलाएगा। अब इसमें अगर 5 ले तो 5 क्या यौगिक संख्या है, नहीं है, 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, यानी 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो यौगिक संख्या समझ में आ गया है ना। तो यौगिक संख्या क्या होता है, यौगिक संख्या। अब यहाँ पर ये बात एक पॉइंट और ध्यान रखना है, पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि सबसे छोटी यौगिक संख्या 4। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। अब बात आती है क्या, सहअभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब देखो 2 प्राकृत संख्या असहभाज्य कहलाती यदि उसका लॉस हो, एक गलत टाइपिंग गलत है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सुधारते हैं पहले। ठीक है, नहीं तो गलत ही लिख लेगा, फिर कहेगा सर गलत ही लिखवा दिए, समझाएं कुछ और लिखवाएं कुछ और, PDF में गलत जाएगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले सुधारते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं मोसो। क्या बोलते हैं? मोसो। अब देखो, असहअभाज्य संख्या, दो प्राकृत संख्याओं का सहअभाज्य जिनका मोसो यानी एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी उसका महत्तम समावर्त। मोसो मतलब, अब लिख ही देते हैं इसको। हम कहेगा सर मोसो क्या होता है, नहीं पता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मो और सो, इसका मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, है ना। चल्ला 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 ए हो दादा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। मौसम मतलब महत्तम समावर्तक, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि अब यहाँ पर कैसे, अब देखो महत्तम समावर्तक निकालने सीखा है कि नहीं सीखा नहीं पता है, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं 4 और 9, है ना। 4 9 का निकालते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल है 4 और 9, देखो 4 और 9 एग्जाम्पल है ना। 4 9 9 16 2 6, हम तीनों देखते हैं। 4 9 9 16 2 6, ठीक है, तीनों समझते हैं। 2 6 है, गलत हो जाएगा तो 2 6 नहीं होगा। 2 6 की जगह पर कर देते हैं 2 9, 2 7 कर देते हैं, 6 नहीं होगा। नहीं, हम यहाँ समझते हैं, ठीक है, समझने के लिए इसको रहने देते हैं, यहाँ हम चेंज कर देंगे। ए हो, दो और 7 कर देते हैं, बाकी यहाँ समझेंगे, ठीक है। अब देखो 4 और 9, तो 4 का और 9 का अगर निकालते हैं तो महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं? भाग विधि से हम निकाल के देखते हैं, ठीक है, बाकी हम सब समझाएंगे। 4 दूना 8, कितना बचा? 1। ये जो भाजक है जिससे भाग देते हैं, इसको फिर यहाँ लिखते हैं 4। 4 बार में कितना हो जाएगा? 4। अब बताओ 900 कितना निकल गया? 1 निकल गया, ये क्या कहलाएगा? सहअभाज्य। उसी तरह 9 को 16 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, है ना, 7, है ना, 9 एक बार में 7, 2 फिर 7 लिखेंगे तो कितना? 3 बार में 6, 2 1 फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में 2, तो इसका 900 कितना निकल गया? 1। अगर हम 2 और 6 का निकालते हैं तो 2 तिया 6 कट गया, यानी इसका 900 कितना निकला? 2। तो 902 निकला, तो क्या सहअभाज्य है? नहीं है। अगर यही हम 2 और 7 का निकालते हैं तो देखो 2 तिया 6, 1 2 2 एकम 2, तो इसका 900 कितना हो गया? 1। तो कहने का अर्थ जिसका महत्तम समावर्तक 1 होगा वो क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा, और जिसका महत्तम समावर्तक 1 नहीं होगा वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या? ये तो मोसो भाग विधि द्वारा हो गया। दूसरी तरह से अगर निकालना चाहेंगे तो दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे 4 है और कितना है? 9 है, हम 4 का लघुत्तम निकालेंगे। 4 का तो 2 दूना 4, है ना, बाकी आगे और सिखाएंगे, अभी फ़िलहाल सीख लेते हैं। 9 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 4 का कितना निकला? 2 2 और 1। अब 9 का कितना निकला? तो 9 का निकला 3 गुना 3 गुना 1। अब बताओ इसमें जो कॉमन है, कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है? 1 है कॉमन, तो जो कॉमन आएगा वही क्या होगा? 900 होगा। तो 900 कितना हो गया? 1। तो ये गुणनखंड विधि द्वारा भी ऐसे निकलता है, ठीक है। तो दोनों बात समझ में आ गया। तो देखो भाग विधि समझ में आया, भाग विधि समझ में आ गया, क्या गुणनखंड विधि समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलो एक और देखते हैं, तब तो समझ में आएगा। एक और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या था? 9 और 16 था, इसको भी देखते हैं,
ठीक है। तो 9 का निकालते हैं, तो 9 का अगर निकालते हैं तो 9 का 3 तिया 9, 3 एकम 3। 16 का अगर निकालते हैं तो 16 का हो जाएगा 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो 9 का क्या निकला, तो 9 का निकला 3 गुना 3 गुना 1। 16 का कितना निकला, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, 1 है, कॉमन 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, मौसौ। तो मौसौ कितना हो गया, 1। महत्तम समावर्तक निकालने भी सीख गया, सीखा कि नहीं, कोई दिक्कत है। अब महत्तम समावर्तक में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो महत्तम समावर्तक कैसे निकलता है ये बात भी समझ में आ गया। एक तो हो गया ये, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि, गुणन विधि, ये गुणन विधि हो गया, है ना। तो देखो हर चीज़ को समझते हुए जाना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब आगे बढ़ जाए बाद में पता चले कि महत्तम समावर्तक क्या होता है, लघुत्तम क्या होता है। तो लघुत्तम तो सबको पता है, तो महत्तम क्या होता है ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भाग विधि, ये गुणन विधि, ठीक है। अब देखते हैं इससे अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। अब अगला चलते हैं, अब अगला चलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, ठीक है। पूर्णांक क्या था, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जीरो तथा ऋण पूर्णांक को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्णांक कहलाता है। हम बताए थे ना, देखो इसी को अगर हम लिखते हैं, जैसे पूर्णांक में क्या बताएं कि अगर कोई भी प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक होता है ना। अगर इसमें जीरो शामिल कर लें तो ये क्या बन गया, अभी तक देखो इसको समझो, ए मेरे, अब इसको अगर हम लिखें तो ये क्या हो गया, ये हो राम, प्राकृत संख्या, ये क्या है, प्राकृत संख्या। समझो बात को, देखो कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। अगर इसी में हम जीरो ऐड कर दें, हम लिख रहे हैं जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, हम इसमें जीरो ऐड कर दिए तो अब ये क्या बन गया, तो ये बन गया पूर्ण संख्या। ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या। ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या। अगर इसी संख्या में हम क्या करें कि माइनस भी ऐड कर दें, यानी माइनस इन्फिनिटिव लेते हैं और डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। तो अब बताओ यहाँ पर समझ में आ गया बात कि नहीं आया, पहले ही बताओ। देखो बात समझते, बात क्या है, बात यही है, कौन कलर ले, ये लेते हैं ब्लैक। तो देखो अगर हम 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक लिए तो ये क्या है, प्राकृत संख्या। उसी में अगर जीरो ऐड कर दिए तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या। और जीरो ऐड है उसमें अगर हम माइनस भी ऐड कर दिए तो वो क्या बन गया, पूर्णांक संख्या बन गया। कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो देखो पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या के जीरो संग्रह में जीरो तथा ऋण पूर्णांक। यहाँ देखो प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में क्या ऐड किए, जीरो किए और क्या किए, माइनस वाला किए, ऋण पूर्णांक किए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं, आई से या जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। पूर्णांक 3 प्रकार के होता है। एक धनात्मक पूर्णांक जो कि होता है 1 2 3 4 5, इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। शून्य पूर्णांक जीरो होता है। ऋणात्मक में क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनिटिव अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये भी अनंत तक, ये भी अनंत तक जाएगा। तो ये हो गया पूर्णांक। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताओ कोई दिक्कत है तो, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर चलते हैं, है ना। तो देखो हर एक चीज़ को समझना है, ठीक है। अब देखो
अगर नहीं समझेगा तो बाकी तो बहुत सारा वीडियो देखो, रील देखो। आजकल तो सबका क्या आदत है, मोबाइल खोला नहीं, यूट्यूब खोला नहीं, रील चालू, पता नहीं क्या है। रील बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है। पढ़ने के लिए जो बाधा, सबसे बड़ा बाधा आज के डेट में है वो यही है, ठीक है। तो मोबाइल का इस्तेमाल कम करो, ठीक है। पढ़ने से मतलब रखो, अभी पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो बाद में पछताएगा बाबू, ठीक है, बहुत पछताएगा। आजकल क्या कहें, दुनिया अजीबोगरीब है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट, ठीक है। तो परमई संख्या की अगर हम बात करें, परमई संख्या यानी रेशनल नंबर क्या है, वह संख्या जो p/q के रूप में हो, नहीं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, परमई संख्या। ऑलरेडी हम पिछले क्लास में भी बताए थे, तो ये सब तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन करवा के फिर, क्योंकि अब से कोशिश करेंगे कि रेगुलर मैथ का भी जैसे भी हो करेंगे, ठीक है। चाहे 5 क्वेश्चन लेके आए, लेकिन लेके आएंगे, ठीक है। तो जहाँ p तथा q पूर्णांक हो, यानी p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे p/q है ना, तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में, जैसे 5 में अगर 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। वो परमेय संख्या कहाँ से बनेगा। तो कहने का अर्थ ध्यान रखना, यानी जो नीचे q के रूप में है, q फॉर्मेट में है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं, q से सूचित करते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या जैसे -3/4 है, 2/3 है, -1/7 है, 0, 2। अब कहेगा सर 0 कैसे परिमेय संख्या है, तो 0 परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को हम 1 से जब भागा देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 0 को 1 से भागा देंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। तो कहने का अर्थ 0 से 0 में 1 से भागा लग सकता है, इसलिए ये क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब देखो, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवृत्ति हो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। यानी या तो हम इसको कह सकते हैं कि वैसे संख्या जिसका जो है, अगर मान लिया जाए 3/4 है। अब कहेगा सर अगर 4 से हम भागा देते हैं 3 में तो लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो अगर हम यहाँ पॉइंट देते, यहाँ 0 हो जाएगा, 4 सती 28 हो जाएगा, बचेगा 2, यहाँ दशमलव पढ़ ही गया तो 0 पढ़ ही सकता है, तो 5 कट गया। अगर हम तो क्या हो गया, ये पूरी तरह से कट गया ना, कट गया, दशमलव के बाद भी कट गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं, शांत आवृत्ति कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ को हम लिखें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 2/3। अब 2/3, 3 को 2 से भागा देते हैं, तो बताओ यहाँ पॉइंट देंगे तो 0 है ना, 0 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 छक 18, 2, फिर 0, 3 छक 18, फिर 2, 0, 3 छक 18, फिर 2, फिर 18, फिर 2, 18। यानी ई जो है 6 आते जाएगा, ये पूरी तरह से कटेगा, नहीं कटेगा। जब पूरी तरह से नहीं कटेगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। तो ये भी क्या है, परमेय संख्या, शांत भी रहेगा अशांत भी रहेगा, तब भी क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहना नहीं मतलब कि सर शांत है तो परमेय संख्या, अशांत है तो अपरमेय संख्या, ऐसा कुछ नहीं है। शांत हो या अशांत हो फिर भी परमेय संख्या कहलाएगा। खाली ध्यान रखना है कि जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा, शांत। अब जिसको p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। यानी कहने का अर्थ वो अशांत ही कहलाए, यानी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखो, परिमेय संख्या को ही दूसरा रूप में कहते हैं, भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो वो ज़्यादा कुछ है नहीं, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही बात, परमेय संख्या बोलो या भिन्न संख्या बोलो, तो ये बात ध्यान में रखना, परमेय संख्या हो या भिन्न हो, बात दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है, परमेय संख्या क्या होता है, भिन्न संख्या क्या होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये समझ में आ गया, परमेय संख्या क्या होता है, भिन्न संख्या क्या होता है,
यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब दिक्कत नहीं है तब अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं समतुल्य परमेय संख्या। ठीक है, तो समतुल्य परमेय संख्या क्या होता है? तो देखो, समतुल्य परमेय संख्या, यदि किसी परमेय संख्या के अंश और हर में किसी शून्योत्तर संख्या के गुना भाग किया जाए तो वो प्राप्त हुई संख्या परमेय संख्या के समतुल्य कहलाता है। अब देखो, मान लो कि क्या है कि हम लिखें कि 3/4। 3/4 क्या है? परमेय संख्या है। अब अगर मान लो इसका समतुल्य निकालना है, तो समतुल्य निकालना तो हम क्या करेंगे, एक से गुना करेंगे। तो अगर यहाँ हम 1 से गुना करते हैं, ऊपर नीचे 1 से गुना करते हैं, तो 3/4 ही रहेगा। तो 1 से हम कल गुना करेंगे, 1 से नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, 3/4 में हम 2 से गुना करते हैं, तो कितना हो गया? 6/8। फिर 3/4 में हम क्या करेंगे, 3 से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 9/12। तो ये जो निकला ना, ये क्या कहलाएगा? समतुल्य संख्या कहलाएगा। तो देखो, एग्जाम्पल यहाँ दे रखा, ऑलरेडी यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो यदि किसी परमेय संख्या के अंश और हर में किसी शून्योत्तर संख्या से गुना, यानी अंश और हर, तो अब यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है ना, 2 क्या है? अंश है। 2 क्या है? अंश है। 3 क्या है? हर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अंश और हर में यानी सेम संख्या से अगर गुना किया जाए तो जो बनने वाली संख्या वो समतुल्य संख्या कहलाता है। फिर उसी तरह देखो, 2/3 है, तो यहाँ 2 से किया, तो यहाँ ऊपर नीचे 3 से किया, क्या कहलाएगा? समतुल्य संख्या। तो समतुल्य संख्या समझ में आ गया। परमेय संख्या क्या होता है, भिन्न संख्या क्या होता है। अब देखो, यहाँ तक हम क्या क्या समझे। तो पहला, वास्तविक संख्या क्या होता है वो समझ लिए। प्राकृत संख्या क्या होता है ये भी देख लिए। तीसरा पॉइंट, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, ये सब देख लिए। ठीक है, अब ये सब देख लिए। अगला क्या देखें, अभाज्य संख्या क्या होता है या ऋण संख्या क्या होता है। अगला क्या देखें, यौगिक संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ये सब देख लिए। अगला अगर हम बात करें, अगला हम पूर्णांक देख लिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक देखने के बाद हम क्या देख लिए, है ना, पूर्णांक देख लिए। पूर्णांक के बाद हम क्या देखें, परमेय संख्या क्या होता है, भिन्न संख्या क्या होता है, ये सब देख लिए। भिन्न के बाद अगर हम देखें तो भिन्न, है ना, भिन्न के बाद हम क्या देखें, तो भिन्न के बाद समतुल्य परमेय संख्या क्या होता है। यहाँ तक हम समझ लिए। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब अगला देखते हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी परमेय संख्या क्या देखें कि p/q के रूप में लिख रहे हैं तो क्या कहलाया, परिमेय संख्या। और जिसको यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना कि जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब बताओ जी, सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। √2 को क्या हम लिख सकते हैं p/q के रूप में? नहीं लिख सकते हैं। ये हमेशा यही रहेगा। अगर 1 से भागा भी देंगे तो कितना बनेगा, √2 ही बनेगा। यानी इसको अगर मान लिया जाए 1/2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 ही होगा। अब इसको अगर दशमलव लिखते हैं तो 1.414 लिखते हैं, क्या p/q के रूप में जा रहा है? नहीं, SORE ... में, यानी पूरी तरह से कट भी नहीं रहा है। तो कहने का अर्थ ये बात ध्यान में रखना, और हमेशा ध्यान रखना है क्या कि अगर रूट में कोई भी संख्या है ना तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, अब यहाँ हम तो बोलते हैं कि रूट में जितना भी संख्या है अपरिमेय संख्या। अगर हम लिख दें √16 तो क्या अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है, 4। आप 4/1 लिख सकते हैं इसको p/q के रूप में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखना है कि रूट में रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन जो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है, तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो अपरिमेय संख्या समझ में आ गया कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अब अगर देखें तो हम क्या क्या देख लिए, वास्तविक संख्या देख ही लिए, है ना, वास्तविक संख्या देख ही लिए, हे भगवान, वास्तविक संख्या देख लिए, परमेय संख्या देख लिए, अपरिमेय संख्या देख लिए, भिन्न देख लिए, पूर्णांक देख लिए, ऋणात्मक देख लिए, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब ऑलरेडी देख लिए। यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, तब आगे चलेंगे, नहीं तो ज़्यादा खींचने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ज़्यादा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आज कोशिश से लंबा जाएगा। ठीक है,
भाई लंबा जाएगा, है ना। खींचने का कोशिश करते हैं, लंबा चल जाए तो ठीक है, नहीं तो छोटा हो जाए तो और बढ़िया है, छोटा में ही ज़्यादा चीज़ मिल जाए, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, समझना है, क्या करना है, समझना, रटना नहीं, समझना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है। यदि किसी परिमेय संख्या, अगर मान लिया जाए जैसे 3/4 है, अब बार बार हम देख तो नहीं सकते हैं, अब यहाँ तो छोटा संख्या था, हम इसको भागा दे लेंगे और कह देंगे कि 4 से हम 3 में भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 4 7 28 हो गया, बच गया 2, और यहाँ 0 पड़ेगा तो 4 5 20। अब कहेंगे कि सर ये तो शांत है, पूरी कट गया तो शांत है। तो बार बार हम भागा दे के तो चेक नहीं कर सकते। अब दे देगा, मान लो कि यहाँ दे दिया, ऊपर दे दिया 7 9 8 5 7 6 9, है ना, और नीचे दे दिया 4 6 8, है ना। अब बोलेगा कि बताओ शांत है कि अशांत है। अब बताओ कैसे बोलेगा कि शांत है कि अशांत है, हाँ अब बताओ। तो भागा देने जाएगा, इतना लंबा भागा तो दे नहीं सकता। जब भागा नहीं दे सकता है, या मान लो कि यहाँ 4 6 8 ना दे के भी सिंपल सा दे दिया 60, या दे दिया 60 दे दिया, तब बताओ कैसे बोलेगा। तो इसके लिए जब हमको ध्यान, जब भी इस इतना बड़ा लंबा भागा देना रहे ना, तो हमेशा किसको फोकस करना, किससे हमको भाग देना है, किससे भाग देना है, 60 से। तो 60 पर फोकस करना, इससे हमको मतलब नहीं, इससे मतलब है, देखो है यहाँ पर देखो, तो इससे मतलब है। तो देखो यदि किसी परिमेय संख्या में p/q में, इसमें p/q में, तो p/q जब है तो देखो यहाँ क्या लिखा है, p/q में q बराबर 2 के पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए। तो अब यहाँ 60 है, तो हम 60 को निकालें, 60 का एलसीएम निकालो। तो देखो 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, तो क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यही निकला। यानी 2 क्या गो है, 2 गो, तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। तो अब बताओ, यहाँ पर बोल रहा था कि Q बराबर होना चाहिए 2 के पावर m और 5 के पावर n, या खाली 2 के पावर m होना चाहिए या 5 के पावर n होना चाहिए। अगर ये तीनों में से, यानी पहला क्या, अगर ये है तो ये है, तो ये है, तो अगर ये दोनों है तब भी जो है शांत कहलाएगा, अगर सिर्फ ये है तब भी शांत कहलाएगा, सिर्फ ये है तब भी शांत कहलाएगा। लेकिन अगर ये दोनों छोड़ के, तो यहाँ देखो ई तो है, ई तो है, लेकिन अगला तीसरा ई भी है, तो शांत होगा नहीं, ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कहाँ चला गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो समझ में आ गया बात, है ना, कोई दिक्कत। फिर आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो आगे जब एक्सरसाइज आएगा तो उसमें हम समझेंगे, अभी इतना ही समझना है, ठीक है। तो देखो यानी m और n, यहाँ m और n क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है m का मान। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो यहाँ अभी जो हम देख रहे थे एग्जाम्पल, तो इसका क्या आ रहा था, m2 आ रहा था, इसमें 1 आ रहा था, लेकिन एक अदर संख्या आ रहा है, क्या, ये आ रहा है, जिसके कारण ये क्या हो गया, अशांत हो गया था, ठीक है। अब देखो कुछ नोट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक और परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या होती है, इसके बारे में दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है, जो कि काम देगा। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रेमिका,
ये भी हम समझा दिए थे कि प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके प्रयोग से हम इन कथनों को सिद्ध करते हैं। यानी एक सिद्ध किया हुआ कथन, प्रेमिका क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसको हम सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन भी हम समझा दिए थे। प्रेमिका यानी माना ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या जो क्यू और आर विद्यमान हो, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बाकी हम ये फार्मूला भी लिखा दिए थे, क्या, भाज्य बराबर, इसको क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भाग प्लस शेष। यानी इसी को अगर लिखना चाहें तो ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, यानी भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर कहते हैं। और इसमें हम बता दिए थे कि आर जो है हमेशा जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा या छोटा होगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, यही फार्मूला नीचे है। ठीक है, तो ये तो बता ही दिए। अब एल्गोरिज्म क्या होता है, तो एल्गोरिज्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में प्रदान। ये क्या है, एक प्रकार की समस्या है जो चरणबद्ध तरीके से हम क्या करते हैं, यानी कहने का अर्थ है कोई भी कहने का समस्या को हल करने के लिए चरणबद्ध, यानी पहला चरण में ऐसे करना है, दूसरा चरण में ऐसे करना है, तीसरा चरण में ऐसे करना है। ये एक थ्योरी है, क्या है, थ्योरी है। ठीक है, उसी तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म, तो इसी का पॉइंट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ बोले तो मोसो, यहाँ भी गलती है, यानी एचसीएफ का मतलब लॉस हो, समझ रहा है टाइपिंग मास्टर, हेलो टाइपिंग मास्टर, मोसो क्या होगा, मोसो। ठीक है, ये मोसो हो गया। मोसो ज्ञात करने के लिए होता है, यानी इसका प्रयोग हम लोग महत्तम समावर्तक, अभी तक हम महत्तम समावर्तक भाग विधि देखें। ठीक है, दूसरा देखे थे गुणन विधि। अब ये क्या है, एल्गोरिथ्म विधि द्वारा हम भी मोसो निकाल सकते हैं, तो इसी विधि है। इसमें क्या है, चरण एक में क्या है कि ए बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए, इसलिए हम दो पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम पहला चरण में जो है जिससे हम क्यू और आर प्राप्त कर सकते हैं। अगला अगर हम बात करें दूसरा चरण का, तो दूसरा चरण में हम क्या कर सकते हैं कि आर बराबर 0 और ए तथा बी को एच सी एफ बी होगा। आर बराबर अगर 0 होगा तो ए बी का एच सी एफ क्या होगा, बी ही होगा। आर इज नॉट इक्वल टू 0 तो बी और आर का यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। तीसरा चरण क्या है, इस प्रक्रिया में तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 और ना प्राप्त हो जाए। ये प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक 0 ना प्राप्त हो जाए, तब तक जारी रखेंगे। अंत में भाजक जो अभिष्ट संख्या बचेगा वही एच सी एफ होगा। तो इसको जो है हम उसके थ्रू समझेंगे, जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे, उदाहरण करवाएंगे, तो उसके थ्रू हम इसको समझेंगे कि बढ़िया से समझ में आएगा। तो अभी इतना बात जो है इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद जब हम समझाएंगे ना, जब थ्योरी आएगा, यानी कहने का अर्थ जब एक्सरसाइज आएगा, तब समझ में आएगा कि हम जो बताए थे वही चीज़ यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, हम इसका कटिंग भी लेके आएंगे कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित सूत्र, तो यहाँ पर ये फार्मूला याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्या का गुणनफल यानी देखो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, एलसीएम का मतलब होता है लॉस, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो अगर महत्तम समावर्तक निकालना है तो दो संख्या का गुणनफल बटे लघुत्तम से भागा दे देना, लघुत्तम निकालना है तो दो संख्या का गुणनफल बटे महत्तम से भागा दे देना। तो ये बात हो गया। ठीक है, तो ये अब अगर देखें तो ये यहीं तक। ठीक है, तो और भी है। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हो गया। ठीक है, दूसरा पीडीएफ हम इंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रुको, दूसरा पीडीएफ लगाते हैं हम, बस 1 मिनट, जब तक पानी पी के आओ। एक मिनट, इसको पहले सेव कर लें। पीडीएफ सेव हो गया, अब आगे चलते हैं। पीडीएफ सेव ही नहीं किए यार, वो लगाने लगे।
ला 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 ला। चलो अब देखते हैं आगे। आगे क्या है कि अंक गणितीय आधार पर प्रमेय, यानी अंक गणित के आधार पर प्रमेय क्या होता है। तो देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने के क्रम में बिना अद्वितीय होता है। तो ये सब ज़्यादा समझना नहीं, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई थी नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित होता है। उसी तरह भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अद्वितीय रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है यदि अभाज्य संख्याओं के क्रम पर विचार न किया जाए, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और अगला क्या है, एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है यदि अभाज्य संख्या का क्रम में विचार ना किया जाए। तो देखो यहाँ पर महान है, महान दून यहाँ है, यहाँ भी दो दे दिया, लिख दिया। टाइपिंग मास्टर महान है, महान, ठीक है। अब देखो परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अब इसमें एग्जाम्पल दे के समझाया है। ये तो हम बता ही दिए ऑलरेडी, एग्जाम्पल के साथ बता ही दिए हैं, ठीक है। और अगर अगला बात करते हैं तो अगला ये P/Q, इसमें हाँ ये भी बता दिए थे कि अगर दो के पावर 2 रहेगा, 2 के पावर 2 है यानी 2 के पावर m अगर सिर्फ रहेगा फिर भी क्या होगा, शांत होगा। 5 के पावर n रहेगा फिर भी शांत होगा। लेकिन अगर 2 के पावर m गुने 3 के पावर समथिंग आ जाए, 5 के पावर समथिंग यानी 7 के पावर समथिंग आ जाए, या कुछ भी आ जाए 2 5 को छोड़ के, तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। अब देखो इसमें 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। जब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है ना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी चैनल पर, है ना। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।